मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति में सृष्टि की संरचना पर जाइए आप, कि जो सृष्टि की संरचना है उन्होंने एक जो है बिना सीढ़ी वाला मकान बना दिया, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण बैठ गए जो अपने आप को विद्वान कहते हैं कि केवल पढ़ाई का काम ब्राह्मण ही करेंगे। बड़ी अजीब सी बात है। जय भीम साथियों, जय मूल निवासी, जय संविधान। और करो साथियों, भूमिका में बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद संचालक महोदय, आज के इस प्रबोधन सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय मन्नान साहब और समस्त वरिष्ठ साथीगण जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरे सम्मुख मातृशक्ति बैठी हुई हैं। अभी थोड़ी देर पहले मातृशक्ति का भी प्रबोधन सत्र चल रहा था। उस समय यहाँ पर पधारी हुई बहुत सारी मातृशक्ति यहाँ थी। सबने अपने अपने वक्तव्य दिए। हम लोगों ने मुक्त कंठ से उनकी सराहना की। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि अब इस सत्र में मातृशक्ति की संख्या बिल्कुल नगण्य हो गई है। क्या केवल भाषण देने तक ही सीमित थे वो लोग? ऐसा नहीं होना चाहिए, डिवीजन नहीं होना चाहिए। ये मेरी शिकायत रहेगी। अधिवेशन आगे भी चलेंगे, हम लोग साथ साथ काम करेंगे। अगर एक गाड़ी का एक पहिया ही चलता रहे और दूसरा पहिया आराम करे तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। इनको केवल भाषण में सीमित नहीं करना है। चलिए, खैर ये मेरी शिकायत थी जो मैंने कही। हिंदू राष्ट्र और लोकतंत्र परस्पर विरोधी अवधारणाएं हैं या संकल्पनाएं हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये परस्पर विरोधी संकल्पना है, एक साथ नहीं चल सकते हैं। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय पार्टियां, उनका अलग प्रॉब्लम है, केंद्र का अलग प्रॉब्लम है। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। सत्ता को केंद्रीकृत नहीं किया जा सकता। झारखंड की परेशानी झारखंड में, बिहार की परेशानी बिहार में। अगर दिल्ली का इलेक्शन होगा तो इन सब की परेशानियों को कौन कहेगा? दिल्ली में किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया और बिहार में किसी ने गलत काम कर दिया, लेकिन दिल्ली के अच्छे काम को दिखा करके बिहार को जीत लिया जाएगा, या झारखंड को जीत लिया जाएगा, या किसी अन्य प्रदेश को जीत लिया जाएगा। तो केवल ये इलेक्शन तक सीमित रह जाएगा मुद्दा। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता सुनने में बहुत अच्छी चीज लग रही है कि सबके लिए समान कानून होंगे और उन कानून के तहत ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, सभी को न्याय मिलेगा, किसी के साथ कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। सुनने में बहुत अच्छा है। ये तीनों बिंदु सुनने में आप लोगों को अलग लग रहे होंगे, इनके शब्द अलग लग रहे होंगे, लेकिन इनकी जड़ें एक ही में है। इनकी जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी। मैंने एक विश्लेषण करने की कोशिश की है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हिंदू राष्ट्र और लोकतंत्र। तो पहले लोकतंत्र को समझ लीजिए। लोकतंत्र कहता है कि न्याय के सामने सभी समान हैं। अगर वो कोई अपराध करता है तो उसको दंड मिलेगा, अगर कोई भेदभाव करता है तो भी उसको दंड मिलेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक
ये हमको संरक्षण देते हैं। और अनुच्छेद 32 इसमें से सबसे ज्यादा सशक्त है, जो हमारा सुरक्षा कवच है, जो हमें सुरक्षा देता है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, ये तो हो गई भारतीय संविधान की बात। भारतीय संविधान एक प्रक्रिया से बना है, एक पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। संविधान सभा के गठन से लेकर के उसको अधिनियमित और अंगीकृत करने तक की बात है, पूरी एक प्रक्रिया, और जिसका समय 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये संविधान तैयार हुआ था। दूसरी तरफ ले लीजिए हिंदू राष्ट्र की संकल्पना। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जैसे ही मन में आती है तो फिर से वही मनुस्मृति की याद आ जाती है कि किस तरह से मनुस्मृति ने विभेदकारी नीतियां अपनाते हुए हम लोगों को गुलाम बना दिया। मैं केवल उनको दोषी नहीं मानूंगा, इसमें कुछ तो हमारी भी कमियां रही होंगी, या तो हमारे बीच में विभाजन रहे होंगे, या हमारे बीच में मतभेद रहे होंगे, या हमें कोई लालच रहा होगा, हमें कोई भय रहा होगा, हम में कोई भेद रहा होगा, हम भाग्यवादी बनकर रह गए होंगे, हम किसी के भरोसे बैठे रहे होंगे। तो हम लोगों को ये भी सोचना होगा। मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति में सृष्टि की संरचना पर जाइए आप, कि जो सृष्टि की संरचना है उन्होंने एक जो है बिना सीढ़ी वाला मकान बना दिया, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण बैठ गए, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, कि केवल पढ़ाई का काम ब्राह्मण ही करेंगे। बड़ी अजीब सी बात है। दूसरे में छतरी बिठा दिए, ये लड़ने का काम करेंगे। तीसरे में वैश्य बिठा दिए, ये सब धंधा करेंगे, खेती करेंगे, जो भी करेंगे। चौथे वाले जो हैं वो स्लेव्स हैं, शूद्र जिन्हें कहा गया है वो स्लेव हैं, गुलाम हैं, ये सबकी सेवा करेंगे। कि भाई हमारे भाग्य में ही लिखा है ये? अरे बदलो यार इसको, इस परिस्थिति को बदलना पड़ेगा। और इस परिस्थिति को बदलने के लिए साहब काशीराम साहब कहते थे कि व्यवस्था परिवर्तन से पहले चरित्र परिवर्तन करना पड़ेगा। अपने अंदर अनुशासन लाइए, अपने अंदर नैतिक मूल्यों को पैदा कीजिए, तभी व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे, अन्यथा व्यवस्था परिवर्तन को भूल जाइए। आप घरों से निकलो, लड़ो इनसे। जो आपके प्रति भेदभाव की नीति अपनाता है उससे लड़िए, लड़ना सीखो। ये न्याय की लड़ाई है, आपकी अस्मिता की लड़ाई है। सोच लेना, आज मन से बोल रहा हूं, आगे क्रांति भी होगी, प्रतिक्रांति भी होगी। बाबा साहब बहुत पहले लिख गए थे, बाबा साहब दोबारा नहीं आएंगे इस देश में। बाबा साहब कोई भी काम अधूरा छोड़ के गए ही नहीं है। अपने लिटरेचर में, अपने साहित्य में हर चीज लिखी है उन्होंने, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ना ही हम पढ़ते हैं। पढ़ो उनको, जब भी समय मिले बाबा साहब को पढ़ो, अपने जीवन में उतार लो बाबा साहब को। इतने बाबा साहब पैदा कर दो कि सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए। बनो। मैं इस बच्चे की सराहना करता हूं, ये शेर है। ऐसे शेर पैदा होने चाहिए, ऐसे शेर ही पैदा होने चाहिए समाज के अंदर, जो अपनी बात को रख सकें। इनको अपनी बात रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम जब तक अपनी नीतियों को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। ट्रांसफर करिए अपनी अगली पीढ़ी को, इनको सिखाइए। अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ सामाजिक एजुकेशन भी दीजिए, उनका चरित्र निर्माण कीजिए, उनको समाज की नीतियां, समाज में कैसे रहना है, कैसे आचरण करना है, ये भी सिखाइए। साथियों, मनुस्मृति ये हमारा संरक्षण नहीं करती है, वो हमको गुलाम बनाए रखना ही चाहती है। उसके सृष्टि रचना का मनुस्मृति में
जिनको यही पता नहीं है। मैंने अभी संविधान का पूरा बता दिया कि एक विशेष प्रक्रिया के तहत हमारे संविधान का निर्माण हुआ। कोई मुझे बताएगा कि मनुस्मृति का कब निर्माण हुआ है? इसका कोई रिकॉर्ड कहीं? कौन सी प्रक्रिया के तहत मनुस्मृति बनी? और मनु कितने थे? कोई मुझे बताएगा मनु कितने थे? इनके अनुसार तो मनु 14 थे, लेकिन हमारे बाबा साहब तो अकेले थे, उन्होंने लिखा। अब 14 मनु में से कौन डिसाइड करेगा कि कौन से ने लिखी है? स्वयंभू मनु ने लिखी, स्वरोचिष मनु ने लिखी, सावर्णी मनु ने लिखी, या इंद्र सावर्णी मनु ने लिखी, या ब्रह्म सावर्णी मनु ने लिखी, या स्वरोचिष मनु ने लिखी? मुझे बताइए किसने लिखी और कब लिखी? इनका इतिहास 4.32 अरब वर्षों का इतिहास बताते हैं। तो भाई 4.32 अरब वर्षों में कुछ तो रहा होगा। कोई कैलकुलेशन तो मुझे बता दो कि भाई आखिर आपने ये कब लिखी? ब्रह्मा के मुख से इन्होंने जो उपदेश लिखे उनको वेद के रूप में लिखा। एक ऋग्वेद है जिसका दशम मंडल सृष्टि की रचना में हम लोगों को तो वो भी सिलेब बताता है। बाबा साहब ने अपनी एक किताब लिखी रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो इनके धर्म ग्रंथ है ये समरूप नहीं है। कोई धर्म ग्रंथ कुछ कह रहा है, कोई धर्म ग्रंथ कुछ कह रहा है। बाबा साहब ने इनहाइलेशन ऑफ कास्ट में भी लिखा कि ये जो व्यवस्था है, ये जो ब्रह्मांडवादी व्यवस्था है, इसकी वजह से हमारा देश में बहुत सारे देश बन गए। ये आप पढ़ना इसको, वॉल्यूम 1 और 2, उसमें साफ साफ बाबा साहब ने लिखा था कि इनकी इस सोच से हमारा देश के अंदर ही कई देश बने हुए हैं। वो उसके यहाँ पानी नहीं पिएगा, वो उसके यहाँ शादी नहीं करेगा। अरे इंसान से इंसान में भेद करते हो, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो दूसरे धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? अपने आप को कहते हो कि हम जो है बहुसंख्यक हैं। भाई कैसे बहुसंख्यक हो? कोई कैलकुलेशन है आपके पास? हम बहुजन संकल्पना के साथ चलते हैं तो बहुजन तो 85% है, और 85% लोग कैसे अल्पसंख्यक हो गए? चलो ठीक है, आपको अगर एक बार मान भी लूं, वैसे तो सत्य नहीं है कि आप लोग जो है बहुसंख्यक हैं, तो आपकी संकल्पना से चलेगा? आपकी संकल्पना से देश नहीं चलेगा। इस देश में ये विविधता भरा देश है। इस विविधता भरे देश में कई धर्मों के लोग, कई पंथों के लोग, कई सोच के लोग, कई विचारधाराओं के लोग रहते हैं। उन सब की विचारधाराओं का समावेश करना होगा। इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी होगी। इस संकल्पना से नहीं चलेगा कि एक बाबा जी कहीं से निकलते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की पद यात्रा कर देते हैं। अरे तो दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? जो यहाँ के मूल निवासी हैं ये कहाँ जाएंगे? हम तो मूल निवासी हैं। किसी ने कहा था कि सभ्य सबसे सिंधु के प्राचीन हैं हम और हकदार हम, था बनाया शूद्र हमको, थे कभी सरदार हम। अब ना वह जमाना, अब ना जुल्म से हो, तोड़ दो सारी जंजीरें, तोड़ दो सारी जंजीरें, मत गुलामी में रहो। आपसे यही आह्वान करता हूं कि गुलामी में मत रहना, गुलामी को छोड़ दो, आज ही छोड़ दो, त्याग दो। गुलामी में नहीं रहना है। किस बात की गुलामी? किसी से कम पढ़े लिखे हैं या किसी से कम खाते हैं या हमारे हाथ या पांव कम है किसी से गिनती में? शेर बनो, निकल पड़ो, जवाब देना सीखो और अगली आने वाली पीढ़ी में शेर ही पैदा करो। और जब तक शेर पैदा नहीं होंगे तब तक समाज, कोई भी समाज जब तक बोलेगा नहीं। अभिव्यक्ति, बाबा साहब अभिव्यक्ति का अधिकार देके गए। 6 अधिकार हैं। किसी को भी अपनी मर्जी से अपने
धर्म को मानने का पूरा अधिकार है, अपने धर्म की पद्धति को भी मानने का अधिकार है, और मानेगा वो। किसी को कोई रोक नहीं सकता है। अभिव्यक्ति का अधिकार है। मैं यहां मंच से बोल रहा हूं, मुक्त कंठ से बोल रहा हूं और ऐसे ही बोलूंगा। तो इन लोगों को सिखाना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी सिखाइए, पढ़ाइए भी। एक चीज और बोलता हूं आप लोगों को कि देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, देश संविधान से ही चलेगा। देश बाबा साहब के बनाए संविधान से ही चलेगा। और ये देश सबका है। इस देश में सबको रहने का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है, महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार है, महिलाओं को बोलने का भी अधिकार है। मैंने अपने घर में इस चीज को लागू किया। अपने 2 बच्चे IITN बनाए। मैंने उनके अंदर वो चीज पैदा करी। जब मेरे बच्चे के 96.2% मार्क्स आए तो IIT दिल्ली का डीन मेरे बच्चे से कह रहा, बेटा इतने मार्क्स। ऐसी चीज पैदा करो। आप लोगों को भी आह्वान करता हूं। अपने यहाँ बहुत से लोग हैं जिनके बच्चे कामयाब हैं, बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंचे हैं, लेकिन आप लोग उनको कमजोर मत बनाना। पढ़ाई के साथ साथ शेर भी बनाओ ताकि अपनी बात बोल सकें। मेरे पास पर्ची आ चुकी है। धन्यवाद। बोलने का तो बहुत कुछ था। ये देश अंत में एक बार फिर से, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। मनुस्मृति का कुछ पता ही नहीं कि किसने लिखी, कब लिखी, लेकिन संविधान पूरी प्रक्रिया से बना है और इस संविधान से ही देश चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय नमो बुद्धाय। मूल